कभी रात में आसमान की तरफ देखकर सोचा है कि यह सब किस चीज से बना है? तारे, ग्रह, गैलेक्सीज, यहां तक कि तुम और मैं भी। ये सवाल इंसान हजारों सालों से पूछते आ रहे हैं। हम विशाल संरचनाएं, बड़े बड़े कॉस्मिक बादल और जलते हुए सूरज देखते हैं, लेकिन अगर हम जूम इन कर सकें, बहुत ज्यादा जूम इन, मॉलिक्यूल्स के पार, एटम्स के पार, तो हमें क्या मिलेगा? हमें एक छिपी हुई दुनिया मिलेगी, छोटे छोटे ऊर्जावान कणों का एक क्षेत्र। ये हर चीज के बुनियादी निर्माण खंड हैं। ये ब्रह्मांड की लेगो ब्रिक्स हैं और इन्हें समझना ब्रह्मांड को समझने की कुंजी है। यह अविश्वसनीय रूप से छोटी चीजों की यात्रा है, फिर भी यह सबसे बड़ी तस्वीरों को प्रकट करती है। यह यात्रा केवल नाम और गुणों को सूचीबद्ध करने के बारे में नहीं है। यह मानवीय जिज्ञासा की कहानी है, सबसे गहरे रहस्यों से जूझते हुए प्रतिभाशाली दिमागों की। हम वास्तविकता के सबसे बुनियादी अविभाज्य घटकों को खोजने की खोज में हैं। ये मूलभूत कण केवल निष्क्रिय पदार्थ के टुकड़े नहीं हैं। वे नाचते हैं और बातचीत करते हैं, मूलभूत बलों द्वारा शासित होते हैं, अस्तित्व की समृद्ध टेपेस्ट्री बनाते हैं जिसे हम अपने चारों ओर देखते हैं। इन छोटी संस्थाओं के महत्व को अतिरंजित नहीं किया जा सकता है। वे तय करते हैं कि परमाणु कैसे बनते हैं, प्रकाश कैसे यात्रा करता है, तारे कैसे चमकते हैं और यहाँ तक कि जीवन कैसे संभव है। तो तैयार हो जाओ, हम एक साहसिक कार्य शुरू करने वाले हैं। अंत तक आप देखेंगे कि ब्रह्मांड अपनी सारी जटिलता और भव्यता में नींव पर बना है, जो सुंदर रूप से सरल है, फिर भी आश्चर्यजनक रूप से शक्तिशाली है। मूलभूत कणों की हमारी कहानी अक्सर एक छोटी सी चिंगारी से शुरू होती है। सचमुच 19वीं सदी के अंत में वैज्ञानिक रहस्यमयी किरणों से मोहित हो गए थे, जो वैक्यूम ट्यूब में दिखाई देती थीं, जब उनमें से बिजली गुजरती थी। इन्हें कैथोड किरणें कहा जाता था। ब्रिटिश भौतिक विज्ञानी जेन थॉमसन आते हैं। 1896 में उन्होंने कैम्ब्रिज में कैवेंडिश प्रयोगशाला में कई सरल प्रयोग किए। उन्होंने दिखाया कि इन कैथोड किरणों को विद्युत और चुंबकीय दोनों क्षेत्रों द्वारा विक्षेपित किया जा सकता है। थॉमसन ने निष्कर्ष निकाला कि ये किरणें तरंगे नहीं थीं, बल्कि छोटे ऋणात्मक रूप से आवेशित कणों से बनी थीं। उन्होंने उनके द्रव्यमान के आवेश के अनुपात को मापने में भी कामयाबी हासिल की। यह पाया कि यह अविश्वसनीय रूप से छोटा था, किसी भी ज्ञात परमाणु से बहुत छोटा। इसका मतलब था कि ये कण उप परमाणु थे। उस समय एक क्रांतिकारी विचार। थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। इलेक्ट्रॉन पहचाना जाने वाला पहला मूलभूत कण था। यह एक ऋणात्मक विद्युत आवेश वहन करता है और यह अविश्वसनीय रूप से हल्का होता है। इलेक्ट्रॉन वे कण होते हैं जो एक परमाणु के नाभिक की परिक्रमा करते हैं, एक तारे के चारों ओर छोटे ग्रहों की तरह। हालांकि यह सादृश्य बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि उनकी क्वांटम प्रकृति कहीं अधिक अजीब है। वे वास्तव में मौलिक हैं। जहां तक हम जानते हैं, वे किसी छोटी चीज से नहीं बने हैं। एक बार इलेक्ट्रॉन की खोज हो जाने के बाद वैज्ञानिकों को पता था कि परमाणु अंतिम अविभाज्य इकाइयां नहीं हैं। चूंकि परमाणु समग्र रूप से विद्युत रूप से उदासीन होते हैं और इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक आवेश वहन करते हैं, इसलिए परमाणु के अंदर कुछ धनात्मक होना चाहिए ताकि चीजें संतुलित रहें। उस समय प्रचलित मॉडल थॉमसन का प्लम पुडिंग मॉडल था, जहां माना जाता था कि ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन धनात्मक आवेश के विसरित बादल के भीतर बिखरे हुए थे। वह दिमाग अर्नेस्ट रदरफोर्ड का था, जो मैनचेस्टर, इंग्लैंड में काम करने वाला एक न्यूजोसेंडर था। 1909 के आसपास अपने सहायकों हैंस गीगर और अर्नेस्ट मार्सडेन के साथ रदरफोर्ड ने प्रसिद्ध सोने की पन्नी प्रयोग किया। उन्होंने सोने की पन्नी की एक बहुत पतली शीट पर अल्फा कण नामक छोटे धनात्मक रूप से आवेशित कणों को दागा। प्लम पुडिंग मॉडल के अनुसार इन अल्फा कणों को ज्यादातर सीधे से गुजरना चाहिए था, शायद मामूली विक्षेपण के साथ। लेकिन रदरफोर्ड के विस्मय के लिए बहुत कम संख्या में, लगभग 8000 में से एक, वापस उछल गया या बड़े कोणों पर विक्षेपित हो गया। इस आश्चर्यजनक परिणाम ने रदरफोर्ड को 1911 में परमाणु के एक नए मॉडल का प्रस्ताव देने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने सुझाव दिया कि सभी धनात्मक आवेश और परमाणु का अधिकांश द्रव्यमान केंद्र में एक छोटे घने कोर में केंद्रित था, जिसे उन्होंने नाभिक कहा। बाद में लगभग 1917 से 1919 तक रदरफोर्ड ने पाया कि हाइड्रोजन नाभिक खटखटाए जा रहे थे। उन्होंने इसका नाम प्रोटॉन रखा, जो ग्रीक शब्द प्रोटोस से लिया गया है, जिसका अर्थ है पहला। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की खोज के साथ परमाणु की तस्वीर साफ होती जा रही थी।
हमारे पास एक छोटा, घना, धनावेशित नाभिक था जो प्रोटॉन से बना था, जिसमें प्रकाश, ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन इसकी परिक्रमा कर रहे थे। हालांकि एक लगातार पहेली थी। वैज्ञानिकों ने देखा कि अधिकांश परमाणुओं का द्रव्यमान अकेले उनके प्रोटॉन द्वारा बताए जा सकने वाले द्रव्यमान से अधिक था। उदाहरण के लिए, एक हीलियम परमाणु में 2 प्रोटॉन होते हैं, लेकिन इसका द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान का लगभग 4 गुना होता है। यह सफलता 1932 में अंग्रेजी भौतिक विज्ञानी जेम्स चैडविक की बदौलत मिली। चैडविक ने फ्रेडरिक और इरेने जूलियट क्यूरी द्वारा किए गए प्रयोगों को सावधानीपूर्वक दोहराया, जिन्होंने देखा था कि जब बेरिलियम पर अल्फा कणों से बमबारी की जाती है तो यह एक अत्यधिक मर्मज्ज, अपरिवर्तित विकिरण उत्सर्जित करता है। चैडविक ने अपने स्वयं के प्रयोग किए, जिसमें दिखाया गया कि यह रहस्यमय विकिरण काफी ऊर्जा के साथ पैराफिन मोम से प्रोटॉन को बाहर निकाल सकता है। उन्होंने प्रस्तावित किया कि इसमें प्रोटॉन के समान द्रव्यमान वाले उदासीन कण होते हैं। उन्होंने इस कण को न्यूट्रॉन कहा। इसकी खोज एक ऐतिहासिक उपलब्धि थी, जिसने परमाणु के नाभिक की मूल तस्वीर को पूरा किया और चैडविक को 1935 में भौतिकी में नोबेल पुरस्कार दिलाया। कुछ समय के लिए ऐसा लग रहा था कि हमारे पास मूलभूत निर्माण खंडों का पूरा सेट है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। लेकिन विज्ञान शायद ही कभी लंबे समय तक साफ सुथरा रहता है। जैसे जैसे भौतिक विज्ञानी अधिक शक्तिशाली कण त्वरक का उपयोग करते हुए गहराई में उतरते गए, उन्हें नए विदेशी कणों का एक पूरा चिड़ियाघर मिलने लगा। इसने सुझाव दिया कि शायद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इतने मौलिक नहीं थे। इस विचार के कारण 1964 में मरे गेलमान और स्वतंत्र रूप से जॉर्ज ज्विग द्वारा क्वार्क का प्रस्ताव आया। उन्होंने सुझाव दिया कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जैसे कण, जो हैड्रॉन नामक परिवार से संबंधित हैं, मिश्रित कण हैं, जो क्वार्क नामक छोटे घटकों से बने हैं। प्रारंभ में 3 प्रकार या स्वाद क्वार्क प्रस्तावित किए गए थे: ऊपर, नीचे और अजीब। प्रोटॉन, उन्होंने सिद्धांत दिया, 2 अप क्वार्क और 1 डाउन क्वार्क से बने हैं। न्यूट्रॉन 1 अप क्वार्क और 2 डाउन क्वार्क से बने होते हैं। तो इलेक्ट्रॉनों का क्या वे भी क्वार्क से बने हैं? जहां तक हम जानते हैं, इसका उत्तर नहीं है। इलेक्ट्रॉन मूलभूत कणों के एक अलग परिवार से संबंधित हैं, जिन्हें लेप्टॉन कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन वास्तव में प्राथमिक हैं, वे किसी छोटी चीज से नहीं बने हैं। जैसे ही कणों की दुनिया काफी जटिल लग रही थी, एक और दिमाग को झकझोर देने वाली अवधारणा सामने आई: एंटीमैटर। कहानी 1928 में ब्रिटिश भौतिक विज्ञानी पॉल डिराक के सैद्धांतिक कार्य के एक शानदार अंश से शुरू होती है। डिराक क्वांटम यांत्रिकी को आइंस्टीन के विशेष सापेक्षता के सिद्धांत के साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे थे। उनके समीकरणों ने ज्ञात कणों के समान द्रव्यमान वाले कणों के अस्तित्व की भविष्यवाणी की, जैसे इलेक्ट्रॉन, लेकिन विपरीत विद्युत आवेश के साथ। इस काल्पनिक कण को पॉजिट्रॉन करार दिया गया था। फिर 1932 में अमेरिकी भौतिक विज्ञानी कार्ल एंडरसन ने क्लाउड चैम्बर नामक उपकरण का उपयोग करके कॉस्मिक किरणों का अध्ययन करते हुए एक कण ट्रैक देखा, जो बिल्कुल इलेक्ट्रॉन जैसा दिखता था, लेकिन यह चुंबकीय क्षेत्र में विपरीत दिशा में घुमावदार था। एंडरसन ने पॉजिट्रॉन की खोज की थी, जो एंटीमैटर का पहला पुष्टि हुए टुकड़ा था। पॉजिट्रॉन की खोज ने एक पूरी नई दुनिया खोल दी। यदि इलेक्ट्रॉनों में प्रतिकण हैं, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में क्या? थ्योरी ने भविष्यवाणी की कि उन्हें भी मौजूद होना चाहिए। 1955 में बर्कले बेवॉट्रॉन में एमिलियो सेग्रे और ओवेन चैम्बरलेन द्वारा एंटीप्रोटॉन की प्रयोगात्मक रूप से पुष्टि की गई थी। ब्रूस कॉक द्वारा 1956 में 1 साल बाद एंटी न्यूट्रॉन की खोज की गई थी। यह पता चला है कि पदार्थ के प्रत्येक मूलभूत कण में एक संगत प्रतिकण होता है। इन अविश्वसनीय रूप से छोटे कणों की खोज करना कोई आसान काम नहीं है। इसके लिए अत्यधिक सरलता, विशाल मशीनों और कण पदार्थ के साथ कैसे संपर्क करते हैं, इसकी गहरी समझ की आवश्यकता होती है। थॉमसन के इलेक्ट्रॉन जैसी प्रारंभिक खोजें कैथोड रे ट्यूब पर निर्भर करती थी। फिर चार्ल्स विल्सन द्वारा आविष्कार किया गया क्लाउड चैम्बर आया। इस उपकरण में एक अति संतृप्त वाष्प होता है। कार्ल एंडरसन ने पॉजिट्रॉन की खोज के लिए क्लाउड चैम्बर का इस्तेमाल किया। बबल चैम्बर, जो एक समान सिद्धांत पर काम करते हैं, दशकों तक कण भौतिकी के लिए वर्कहॉर्स बन गए। भौतिक विज्ञानी कण त्वरक बनाते हैं। ये विशाल मशीनें हैं, जैसे कि सर्न में लार्ज हैड्रन कोलाइडर।
वे प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉनों को प्रकाश की गति के करीब लाने के लिए शक्तिशाली विद्युत क्षेत्रों का उपयोग करते हैं। चुंबकीय क्षेत्र तब इन बीमों को चलाते हैं जिससे वे आमने सामने टकराते हैं। इसलिए हमने अपने आसपास की परिचित दुनिया से उप परमाणु क्षेत्र में यात्रा की है। इलेक्ट्रॉनों, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, क्वार्क, लेप्टॉन और यहां तक कि उनके एंटीमैटर समकक्षों से भी मुलाकात की है। ये मूलभूत कण केवल भौतिकविदों के लिए जिज्ञासाएं नहीं हैं, वे ब्रह्मांड के वास्तुकार हैं। वे यही कारण है कि धूल के सबसे छोटे कण से लेकर आकाशगंगाओं के सबसे बड़े सुपर क्लस्टर तक सूर्य से प्रकाश, जो पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखता है, परमाणु संलयन का एक उत्पाद है। मूलभूत कणों को समझने की खोज ने तकनीकी नवाचार को भी प्रेरित किया है। शुद्ध शोध के लिए विकसित कण त्वरक ने चिकित्सा में अनुप्रयोग पाया है, जैसे कि कैंसर चिकित्सा और चिकित्सा इमेजिंग में।